आज हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में एफआईआर है और एफआईआर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर के दोनों पार्टीज सेटल कर लेती हैं और सेटलमेंट होने के बाद दोनों पार्टीज स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास या संबंधित विवेचना अधिकारी के पास जाकर के एप्लीकेशन देते हैं और कंप्रोमाइज की बात कहते हैं, कंप्रोमाइज डीड देते हैं। ऐसे कई प्रकरण में कंप्रोमाइज डीड को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जरिए से अगर नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बाय हैंड अगर नहीं लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एप्लीकेशन डाक से भेजी जा सकती है या एप्लीकेशन डाक से दी जा सकती है। और जो आईओ होता है संबंधित, खास तौर से उत्तर प्रदेश में थाने का कोई ईमेल आईडी नहीं है जिसके आधार पे ईमेल पे संबंधित थाना अध्यक्ष को या स्टेशन हाउस अफसर को या इंचार्ज ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर को दिया जा सके बाय मेल, और ना ही उनका कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आईडी होता है जिससे उनको टैग करके ऑर्डर की कॉपी या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जा सके। तो ऐसी स्थिति में डाकखाने से या पोस्ट ऑफिस से भेजे जाने के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है। सीयूजी नंबर उत्तर प्रदेश में और कई स्टेट में सीयूजी नंबर दिए गए हैं, वो सीयूजी नंबर उस थाने पे रहता है, तो ज्यादातर सीयूजी नंबर पे व्हाट्सएप ये लोग चलाते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो शेयर करना होता है वो आईओ के पास या स्टेशन हाउस अफसर के पास नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको एसपी के पास जाना होगा, यानी संबंधित एसपी या कमिश्नर के पास जाकर के एप्लीकेशन देंगे, तो वो एप्लीकेशन मार्क हो करके थाना अध्यक्ष के पास आएगी। थाना अध्यक्ष उसको मार्क करके उसको सर्किल में जो आईओ होगा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को देगा। तो एक हिसाब से देखें तो एक लंबे प्रोसेस से इस मामले में भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके सामने इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन पे कंप्लायंस नहीं है या कोई कंप्रोमाइज दी जाती है, उस कंप्रोमाइज का कंप्लायंस नहीं है, ऐसी स्थिति में आप या तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं। शकीरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में उसकी लाइट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट जो है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी रखता है और मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में शकीरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की लाइट में एप्लीकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां फाइल करते हैं और ऐसी एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद मजिस्ट्रेट उस पे कॉल फॉर रिपोर्ट यानी संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगता है, या ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट कहता है कि यही एप्लीकेशन टू सेम या इसकी प्रतिलिपि आईओ को डायरेक्ट कर देता है बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप इसको विवेचना में सम्मिलित करें, और वो विवेचना में शामिल करने के एक निर्देश हो जाते हैं। तो आईओ बाउंड हो जाता है जुडिशियल ऑर्डर के जरिए से विवेचना में शामिल करने के लिए। बहुत सारे लोगों के बीच में ये मिथ होता है कि इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने का अख्तियार मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। हालांकि जो सीआरपीसी का प्रोविजन है, सीआरपीसी के किसी भी प्रोविजन में ये नहीं दिया हुआ है
कि इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने का राइट कहीं पर भी मजिस्ट्रेट के पास है। मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का राइट 190 सीआरपीसी में है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट 156(3) में डायरेक्शन एफआईआर के करने के प्रोविजंस उसके पास है और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन कहीं पे इस बात की मेंशनिंग नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने की या इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइजरी करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास किस और कौन से प्रोविजन में है, इसका कहीं पे भी सीआरपीसी में जिक्र नहीं है। उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक अहम वर्डिक्ट या यूं कहें कि लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहा कि मजिस्ट्रेट को जो पावर 156(3) में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया गया है, उसी पावर को वाइड स्कोप से पढ़ा जाए और लेजिस्लेचर के इंटेंशन को सकीरी बसु के केस में डिफाइन करते हुए ये कहा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कि ललिता कुमारी के सकीरी बसु के जजमेंट में एक वाइड स्कोप का डिस्कशन किया और ये कहा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कि अगर मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन 156(3) में सकीरी बसु की लाइट में मजिस्ट्रेट के पास आता है तो मजिस्ट्रेट हैव सुपरवाइजरी ऑफिसर टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। यानी सकीरी बसु की लाइट में अगर देखा जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाइड जुरिडिक्शन इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने का मजिस्ट्रेट को या संबंधित मजिस्ट्रेट को दे दिया है और ज्यादातर इस जजमेंट को ट्रायल कोर्ट में हाईलाइट नहीं किया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है, वो डायरेक्टली रिट पिटीशन भी फाइल कर देते हैं। हालांकि सकीरी बसु में रिट पिटीशन को बार्ड किया है कि डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। हालांकि सकीरी बसु का जो जजमेंट है वो 2008 का है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फुल बेंच यानी 5 जजेस की बेंच ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो एससीसी वॉल्यूम 2 पेज 1 पे रिकॉर्डेड है 2014 में और उसके पैराग्राफ 120 में बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि किन किन प्रोविजंस को और कैसे कैसे लागू होगा। यानी सीआरपीसी के एफआईआर के प्रोविजंस पे सारा डिस्कशन किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने। इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटरिंग पोजीशन को भी बहुत हद तक उसमें डिस्कशन किया है, तो इन्वेस्टिगेशन के भी प्रोस्पेक्ट उसमें बहुत सारे ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। ऐसी स्थिति में सकीरी बसु के जजमेंट के बाद में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट ललिता कुमारी के जजमेंट में किया है, यानी उस पे एफआईआर दर्ज करने से लेकर के इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटरिंग को भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कंसीडर किया है। हालांकि सीआरपीसी के प्रोविजन में मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन के वर्ड का कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन सकीरी बसु के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाइडली डिस्कस किया है कि सकीरी बसु के जजमेंट के हिसाब से मजिस्ट्रेट जो है वाइड पावर रखता है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई भी पेपर विवेचना के दौरान सबमिट किया जाए तो वो विवेचना में शामिल नहीं करते हैं, यानी तमाम पेपर को वो पिक एंड चूज करके अपने हिसाब से जिस पेपर को चाहते हैं वो विवेचना में सम्मिलित करते हैं और जिस पेपर को चाहते हैं वो उसको विवेचना में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके बारे में धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट दिया है, उसको आप देख सकते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विनोद कैपिटल के जजमेंट में क्रिमिनल अपील नंबर 5258/2015 है, 17/5/2017 का जजमेंट है, जिसपे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैराग्राफ 190, पैराग्राफ 192, 193 में ये कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर दिया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स आईओ उसको रिलाई करे या ना करे, लेकिन उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। और अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आईओ को कोई कंफ्यूजन है तो देने वाले व्यक्ति से या देने वाले पर्सन से वो क्वेश्चन कर सकता है, उसके बारे में लेटर लिख करके भी सवाल करने का प्रोविजन और वर्डिक्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। हम जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में दो पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और दोनों लोगों के बीच में सोसाइटी के अच्छे लोग बैठ करके कंप्रोमाइज करा दिए। कंप्रोमाइज करने के बाद वो कंप्रोमाइज लेटर 17/8/2023 को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ले गए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको मेंशन नहीं किया और केस में अरेस्टिंग करने की कोशिश करने लगे। तो जब अरेस्टिंग की बात आ गई, तो जब क्लाइंट अरेस्ट होने के कगार पे पहुंचता है तो वो लॉयर्स के पास जाता है। ऐसी स्थिति में वो हमारे पास आए तो हमने इस केस में अरेस्ट स्टे की पिटीशन फाइल की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें अरेस्ट स्टे करते हुए ये डायरेक्शन आईओ को दिया कि जो कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज को बिटवीन द पार्टीज जो है उसको रेस्पेक्ट करते हुए, विवेचना में समाहित करते हुए अग्रिम विवेचना किया जाए। लेकिन आईओ के थ्रू इस एग्रीमेंट को और जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको 3/11/2023 का ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, उसका कंसिडरेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर कंप्लायंस 4/11/2023 को आईओ के सामने सबमिट कर दिया गया, लेकिन आईओ के जरिए से उसका कंसिडरेशन नहीं किया गया। फिर सब्सिक्वेंटली 7/11/2023 को उसके सुपीरियर अथॉरिटी यानी एसपी को कंप्लेन किया गया है ताकि उस ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाए। अगर इसके बाद भी कंप्लायंस नहीं होता है तो अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 में कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्रोमाइज के बेस पे क्लोज हो करके क्लाइंट को एक परमानेंट रिलीफ मिल जाए। लेकिन जब कानून और लॉ एंड ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी ही उस ऑर्डर को यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को रेस्पेक्ट ना करे, बिटवीन द पार्टीज कंप्रोमाइज हो जाए, उस कंप्रोमाइज को रेस्पेक्ट ना करे एनी हाउ, यानी अभी गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले में ये कहा कि जो डीएम, कलेक्टर, एसपी हैं ये अपने को भगवान के बराबर समझते हैं और इसको सोशल मीडिया ने बहुत वाइडली सर्कुलेट किया है। तो जो हमारा जनता के सेवक हैं, जैसे ये विवेचना अधिकारी, सर्किल ऑफिसर्स, एसपी, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, ईच आर जो ये सभी हैं, ये पब्लिक के पैसे से सैलरी पाते हैं और जब पब्लिक उनके पास एप्लीकेशंस और अपने गिरवांश लेके जाती है तो यकीनन जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। वो अपने को खुदा के बराबर या ईश्वर परमात्मा के बराबर समझते हैं और अपने ऑफिसों में किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जिसके टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है उससे मिलने भर का टाइम नहीं होता है, बैठे बैठे व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल पे देखते रहते हैं और किसी भी तरीके से पब्लिक के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। इस मामले में हमने जो केस किया है उस पे हमने आईओ के खिलाफ डिटेल कंप्लेंट जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट की है। ये है जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को
सबमिट किया है उसे हम दिखाते हैं लाइव। देखिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा क्या गया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट बहराइच, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 3/11/2023 पास इन क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटिशन नंबर 8473 of 2023 and CRLP number criminal miscellaneous writ petition number 8478 in case crime number 209 of 2023 and 210 of 23 dated 9/8/2023 PS जरवल रोड डिस्ट्रिक्ट बहराइच। अब यहां पे रेफरेंस लिखा, वो सब्जेक्ट था और ये रेफरेंस में लिखा दोनों क्राइम नंबर का नाम और दोनों का डिटेल लिखा। अब एसपी को संबोधन किया कि रिगार्ड एज फॉलोड कि दैट द फर्स्ट पैराग्राफ दैट द इन्फॉर्मेंट शब्बीर एंड सच एंड सच गुलनाज बानो सच एंड सच डिटेल एड्रेस लिखा कि हैव फाइल्ड एफआईआर्स अगेंस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, यानी दोनों लोगों ने एक दूसरे फैमिली मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। किस डेट को? 9/8/2023 को, ड्यू टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू रास्ता या वे पाथ विच हैव बीन सेटल्ड आउट of honorable court. Compromise has been taken place and copy of compromise has been handed over to the IO, but he has not respected the same. अब आईओ का काम क्या है कि पीटी ऑफेंसेस में रास्ते वगैरह के मैटर्स में अगर उनको कोई चीज दी जाती हो और वो रेस्पेक्ट ना कर रहे हो तो आईओ किस बात के हैं, जबकि तमाम ऐसे जजमेंट हैं जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उसका कंसिडरेशन किया जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में मेंशन किया कि देन द इन्फॉर्मेंट फीलिंग एग्रीव्ड एंड approach the honorable high court and the honorable high court has been pleased and passed the order dated 3/11/2023 directing the applicant to submit the copy of compromise again before the IO. Same has been submitted on 4/11/2023, यानी इससे पहले 17 को ही सबमिट कर दिया था, 17/8 को, और 17/8 वाले कंप्रोमाइज को इन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया। फिर उसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट आ गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3/11/2023 में डिटेल ऑर्डर पास कर दिया। डिटेल ऑर्डर को आईओ के सामने 4/11/2023 को सबमिट कर दिए गए। उसके बाद में भी आईओ ने क्या किया? पैराग्राफ 3, द आईओ हैज अगेन नॉट रेस्पेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज कंप्रोमाइज deed and violated the extraordinary power vested in him। यानी आईओ एकदम अपने आप को जो पावर पाया है वो उसको सुपीरियर समझ रहा है, क्योंकि कोई भी कोर्ट खुल कर करके कार्रवाई किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कायदे से नहीं करती है, इसलिए ज्यादातर आईओ जो है वो अपने आप को सुप्रीम बने रहते हैं, किसी की बात सुनते उनते नहीं है, और कंटेम्प्ट में तो ऑलमोस्ट पनिशमेंट कभी पाते ही नहीं है। आते हैं, अपोलॉजी करके चले जाते हैं। कुछ कोर्टे अगर स्ट्रिक्ट हो जाएं तो शायद ये लोग मतलब जनता के लिए काम सही ढंग से करने लगे। दैट द एक्ट ऑफ द आईओ इज बैड इन द आई ऑफ लॉ एंड आल्सो एक्टिंग एज कंटेम्पचुअस एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971। अब उसके बाद में एसपी को क्या कहा गया? पैराग्राफ 5 में, दैट द पावर वेस्टेड इन यू आल्सो अंडर सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी काइंडली टेक इनटू नोटिस एंड डू इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी एसपी को भी सेम पावर वही है जो आईओ को भी पावर है। तो ऐसी स्थिति में एक रिक्वेस्ट इनसे भी की गई कि आप भी कुछ ना कुछ कर दीजिए, क्योंकि जो प्रोविजंस में है प्रोविजन को फॉलो करिए। उसके बाद therefore it is expedient in the interest of justice FIR lodged by the informant
या इंफॉर्मेंट्स is expense oblique final report in view of compromise as well as in compliance of the order of Honorable High Court order dated 3/11/2023 passed in CRLP number 8473 of 2023 and CRLP number 8478 in case crime number 209 of 2023 and 210 of 2023 डेटेड 9/8/2023। अब एसपी से प्रेयर क्या की गई इस कंप्लेंट के माध्यम से, ये है प्रेयर कि आईओ के जरिए क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में। Wherefore it is humbly requested you may expunge the same by way FR by closing the FIR according to section 36 CRPC, यानी सेक्शन 36 CRPC में जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए FIR को FIR में कन्वर्ट करते हुए और मुकदमे को एक्सपंज करने की पहली प्रेयर की गई। दूसरी की गई कि फर्दर रिक्वेस्टेड टू यू in view of the aforesaid the Honorable High Court wide order dated 3/11/2023 passed keeping regard and respecting compromise the Honorable Court has directed to IO to consider the same has not been done, therefore as being superior officer kindly do needful for the same as per law. A request kindly copy of the closure report oblique expunge report oblique final report of FIRs should be provided to the informant as well as parties involved in the compromise in the interest of justice। अब यहां पे जो ऑर्डर है ये ऑर्डर हुआ ऑनरेबल डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है, दोनों पार्टीज ने पिटीशन फाइल किया, जो दोनों पार्टीज ने पिटीशन फाइल किया वो एक साथ लिस्ट हुई और दोनों पिटीशन की एक साथ हियरिंग हुई। अब हियरिंग होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस पैराग्राफ में है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन 8473 of 2023 is disposed of with the direction to the petitioner such and such and others opposite party number 4 such and such to approach the investigating officer concerned within a week along with original copy of the compromise. The investigating officer shall take into account of the compromise and take an appropriate decision strictly in accordance with law within 4 weeks। अब आईओ क्या है, इस ऑर्डर को वो टेकअप नहीं कर रहे, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर डायरेक्शन किया है कि 1 सप्ताह के अंदर आईओ को ऑर्डर दिया जाए और वो 4 सप्ताह के अंदर कंप्रोमाइज के बेस पे आगे विवेचना कर करके विवेचने को बढ़ाएंगे। लेकिन आईओ जो है वो अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि वो उस चीज को कंसीडर ही नहीं करते। अब विवेचना में जब ये कंसीडर नहीं करेंगे, अल्टीमेटली इधर उधर करके चार्जशीट फाइल कर देंगे, तो आदमी एक डिले ट्रायल फेस करने पे मजबूर हो जाएगा। हालांकि पीटी ऑफेंसेस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी ये वर्डिक्ट दिया है कि उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, और 41(1) सीआरपीसी में भी है कि पनिशेबल अंडर 7 ईयर जो सेक्शंस हैं उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन पुलिस महकमे में ये जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट हैं उसका ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशन और इंप्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो बहुत जीरो लेवल पे है
पुलिस तो 151 सीआरपीसी में और 107-16 सीआरपीसी में चालान कर देती है। लॉकअप के बारे में बहुत सारे जजमेंट आ गए हैं, पुलिस टार्चर पे बहुत सारे जजमेंट आए हैं, लेकिन सरकार जनता को जो अधिकार मिले हैं, यानी जो राइट्स मिले हैं, उसका वायलेशन होने पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी अपने ऑफिसों में टेबल मेड रिपोर्ट बना करके और टेबलाइज काम करते हैं। हालांकि इस बारे में एसपी को कंप्लेन किया गया, पहले भी एसपी को इसकी नोटिस दी गई थी कंप्रोमाइज के बेस पे, लेकिन इस पे उनके जरिए से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट आए, हाईकोर्ट के जरिए से भी ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता हुई। हाईकोर्ट ने फिर उन्हीं के पास ऑर्डर करके भेज दिया है। अब देखते हैं कि कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा या उसका कंप्लायंस हो जाएगा। हालांकि एक प्रॉब्लम यह है कि हाईकोर्ट के पास कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, यानी हाईकोर्ट की अपनी खुद की प्रॉब्लम है या कोर्टों की, इंडियन कोर्ट्स में उनकी खुद की एक प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो आईओ हमारी पहले बात नहीं सुन रहा था, जो सर्किल ऑफिसर जो पहले हमारी बात नहीं सुन रहा था, जो एसपी हमारी बात नहीं सुन रहा था, अल्टीमेटली हम कोर्ट उसके खिलाफ आए थे और कोर्ट ने फिर पलट करके उसी के पास घुमा फिरा करके हमें भेज दिया है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं मजबूरी में उसी आईओ से अपनी बात कहने और सुनने की फिर जरूरत पड़ गई और पड़ती भी रहेगी। हालांकि विधि व्यवस्था इस बारे में यह होना चाहिए कि जिस आदमी से या जिस ऑफिसर से व्यक्ति एग्रीव्ड हो या पर्सन एग्रीव्ड हो, उसके पास दोबारा कोर्ट को नहीं भेजना चाहिए, दूसरी एजेंसी से जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चले कि जो आदमी कोर्ट में आकर के अपनी बात कह रहा था वो सही कह रहा था या गलत कह रहा था। अदर एजेंसी जब जांच करती है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे कम होता है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये होता है कि जिस आईओ के खिलाफ आप हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट उसी आईओ के पास भेजती है कि जाइए 161 एंड 164 एंड मेडिकल ईच एंड एवरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए। अब जिसने एलिगेशन हाईकोर्ट में आकर के लगाया है, उसी आईओ के खिलाफ जब उस आईओ के पास आप पहुंचेंगे तो आईओ क्या करेगा, ये तो जमीन ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें दिखती हैं। जिस सर्किल ऑफिसर पे यानी सीओ पे एलिगेशन लगा करके उसके खिलाफ इनएक्शन की पिटीशन हाईकोर्ट में 226, 227 में फाइल करते हैं या 482 सीआरपीसी में फाइल करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट फिर पलट करके उसी के पास भेज देती है। तो ऐसी स्थिति में वो एकदम बिल्कुल एनिमी हो जाते हैं और वो पॉइंट ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पे जो हाईकोर्ट गया हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और कार्रवाई करने के अलग अलग तरीके ढूंढ करके उस पर कार्रवाई हो जाती है, या तो फिर उनसे जाकर करके कंप्रोमाइज करके अपनी बात कहने की कोशिश की जाए। हालांकि जो गुजरात हाईकोर्ट का भी रिसेंटली एक कमेंट आया है, मैं उस बात से बहुत हद तक सहमत हूं और मुझे लगता है कि तमाम लोग जो है इस बात से सहमत होंगे कि हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं, उनका अखलाक और व्यवहार जनता के प्रति बहुत खराब होता है और वो जनता के जरिए से टैक्स के कलेक्शन से, पैसे से वो सैलरी पाते हैं, और जब जनता उनके दरबार में पहुंचती है तो मुझे लगता है, और जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि वो अपने को भगवान से कम नहीं आंकते हैं और अपने को उस कुर्सी पे बैठे हुए जैसे ईश्वर में पावर निहित है उस तरह से काम करते हैं।
हालांकि इस पे नए सिरे से विचार होने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर जिस तरह से दीमक की तरीके से चालते हुए जा रहे हैं और पब्लिक का विश्वास जिस तरीके से उठता हुआ जा रहा है, इस पे ये एक गंभीर विषय है जिस पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और जो कंप्लायंस ऑर्डर होने चाहिए उसकी एजेंसी अलग होनी चाहिए, विवेचना करने वाले की एजेंसी अलग होनी चाहिए, इंक्वायरी करने वाली एजेंसी अलग होना चाहिए। हालांकि ये अभी कहने की बात है, लेकिन जब बातें दिमाग पे आती हैं तो उसका प्रेसिडेंस बनता है और आगे चल करके वो चीजें होने के लिए पॉसिबल होती हैं। हमारा केस ये है कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने पावर से नीचे नहीं आना चाहता है जब तक कि उसे उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में केस न फाइल कर दिया जाए। हालांकि उसके खिलाफ तमाम तरीके के और भी प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, तो हमारे केस में आईओ ने कंप्रोमाइज को कंसिडरेशन नहीं किया है और कंसिडरेशन न करने के बेस पे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई और रिट पिटीशन में फिर ऑनरेबल कोर्ट ने आईओ के सामने पेश होकर के कंप्रोमाइज को फ्रेश तौर पर फाइल करने के लिए कहा गया था। तो 3/11/2023 का जजमेंट था, उस जजमेंट के परसुएंस में 4/11/2023 को एप्लीकेशन फाइल कर दी और उस पे आईओ के द्वारा फिर रेस्पेक्ट नहीं किया गया, तो 7/11/2023 को एसपी को कंप्लेन की गई है और सब्सिक्वेंटली अगर एसपी के जरिए से कंप्लायंस नहीं किया गया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 में कंटेम्प्ट फाइल की जाएगी। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको लीगल ड्राफ्टिंग की पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।